उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ पीजीआई से गाजियाबाद शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 दिन कबल कल्याण सिंह को लखनऊ के पीजीआई में दाखिल किया गया था और आज उन्हें यशोदा अस्पताल शिफ्ट किया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंच चुके हैं। लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं आपको कि गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंच चुके हैं। एयर एम्बुलेंस से उनको हिंडन एयरपोर्ट लाया गया था, उसके बाद बाय रोड उनको गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल लेकर पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले उनकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते उनको लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन आज सुबह उनकी जो हालत है वो बिगड़ गई, जिसके चलते उनको यहां गाजियाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं, और साथ में गाजियाबाद के जो डीएम हैं वो भी मौजूद हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी मौजूद हैं। डॉक्टरों की पूरी एक टीम बनाई गई है जो उनका यहाँ पर इलाज करेगी। 4 डॉक्टरों का यशोदा अस्पताल में पैनल बनाया गया है। 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस का फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जरिए 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। इस केस के मुलजमीन लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े लीडरान हैं। सीबीआई के खुसूसी जज एसके यादव इस केस का फैसला सुनाएंगे। कोर्ट की जानिब से सभी मुलजमीन को कोर्ट में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात कानपुर में हुई हैं। लगातार इंतजामिया मौसर कदम उठा रहा है ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। ताज़ा खबर के मुताबिक इंतजामिया ने नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके मुताबिक 65 बरस से ऊपर के सभी अफराद को कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। हामिला खवातीन को भी कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। साथ ही गलत पता देने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर में कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ते देखकर अब प्रशासन सख्त हुआ है, जिसको लेकर अब नई गाइडलाइन अपडेट की गई है। शासन ने इस गाइडलाइन के तहत तय किया है कि कंटेनमेंट जोन में बुजुर्गों की जांच की जाएगी, जिसमें ज़रूरी तौर पर उनकी जांच की जाएगी। और साथ ही इस गाइडलाइन के तहत बताया गया है कि अस्पतालों में जब गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए आएंगी तो उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट ना होने पर उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। साथ ही कोरोना जांच कराते समय अगर किसी ने अपना गलत पता नोट कराया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस तरह के कदम से और नई गाइडलाइन से लगता है कि जिला प्रशासन और शासन कोरोना को लेकर गंभीर हुआ है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी में अवामी मकामात पर पुलिस सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। रियासत में दिन ब दिन बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की हिदायत से शुरू की गई इस मुहिम के दौरान अवामी मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजामात काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। शहर के अहम चौराहों और सड़कों पर पुलिस ने मशकूक गाड़ियों की तलाशी का काम शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अवामी मकामात पर रूनुमा होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। कमर्शियल एरिया है, आसपास ऐसे लोग जो इस तलाश में रहते हैं कि बैंक के आसपास कोई व्यक्ति पैसे लेकर जा रहा है, उसको लूट लिया जाए, ऐसी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ये सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। समय बदल कर इस प्रकार के अभियान चलते रहेंगे। पूरे जोन में है, आज ये पूरे जोन में किया जा रहा है। डीजीपी महोदय का जो परिपत्र आया है वो पूरे प्रदेश के लिए है, तो इसी प्रकार की चेकिंग के निर्देश दिए गए। यूपी में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती और बेरोजगारी के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के तलबा ने योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ने इस एहतजाजी मुजाहरे में सीएम योगी आदित्यनाथ का अलामती पुतला भी नजर आतिश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान एनएसयूआई के तलबा और पुलिस के दरमियान कई बार झड़प भी हुई। मुजाहरे में रियासती हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चलती कार में एक खातून से दरिंदगी का एक मामला मेरठ में सामने आया। मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार में कार सवार 4 अफराद पर
खातून के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक माचरा गांव के रहने वाले रजत त्यागी से खातून की पहले से जान पहचान थी। अस्पताल में नर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली ये खातून रात में ड्यूटी खत्म होने के बाद रजत नाम के इस शख्स के साथ घर जाने के लिए कार में सवार हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद रजत के 3 और दोस्त कार में सवार हो गए और फिर जागृति विहार इलाके में चलती कार में चारों अफराद ने खातून के साथ दरिंदगी करने के बाद सड़क पर उतार कर फरार हो गए। बदहवासी की हालत में किसी तरह अस्पताल पहुंचकर खातून ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल कराकर मामला दर्ज किया और रात में ही पुलिस टीम ने दबिश देकर 2 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया और कार भी बरामद कर ली। कार से एक फर्जी चैनल के आईडी भी बरामद हुए, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। द्वारा ये सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ रेप किया है। इस सूचना पर पुलिस टीम लगी और ये बात निकलकर सामने आई कि ये जो महिला है इसका जानने वाला एक व्यक्ति है जिससे फ़ोन पर इसकी बात होती थी। उस व्यक्ति ने फ़ोन किया इस महिला को और ये महिला वो दोनों साथ गए कार में और 2 व्यक्ति और उसके साथ थे। उन्होंने इस महिला के साथ घटना किया है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। जिस कार की बात की जा रही है वो कार, जो महिला का मित्र है वो व्यक्ति और उसके साथी जो है एक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की चलाई जा रही मुहिम के तहत आज अलीगढ़ पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए एसपी क्राइम अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि थाना लोधा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 तफंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। ये गिरफ्तारी चेकिंग के दौरान हुई। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पूछताछ जारी है। इन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कल चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ की गई तो बदमाशों से 2 मोटरसाइकिल, एक तो खैर में जो लूट हुई थी उसका है, एक चंडोस में लूटी थी वो बरामद हुआ है। इनसे पास में 315 बोर का तमंचा एक के पास मिला है। जो लूटी हुई थी 3 जो मोबाइल है वो बरामद हुआ है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, लगभग 5-6 मुकदमे इनके खिलाफ लिखे गए हैं। एक लड़का 302 में भी गया है और बाकी NDPS में भी गए हैं। इस प्रकार की लूटपाट करते हैं, बाकी उसमें पूछताछ की जा रही है और भी जो इसमें घटना इन्होंने आसपास में किया है उसका खुलासा इसमें शीघ्र किया जाए। ये खैर में पकड़े हैं, ये नयावास नहर के पास में चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा गया है। क्या क्या बरामद हुआ है? वो इनसे जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनमें से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो दोनों लूटी हुई है। एक चंडोस में लूटी गई थी, एक खैर में लूटी गई थी। इनके पास में जो तत्काल जो पकड़े गए मौके पर से इनको चेक किया गया तो उनके पास में एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले थे। और जो इन्होंने लूट में हमारे खैर में जो मुकदमा संख्या 283/20 है उसमें इन्होंने जो वो लूटा था, मोबाइल लूटा था, वो मोबाइल इनसे बरामद हुआ है। आगरा में वाक़े मुगल म्यूजियम के नाम को बदलने को लेकर बयानबाजी और सियासत जारी है। इस म्यूजियम का नाम शिवाजी म्यूजियम करने की बात हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि आवाम को बांटने की सियासत हो रही है। सुलेमान ने कहा कि यूपी के वज़ीर आला को तारीख की मालूमात कम है क्योंकि नाम बदलने से तारीख नहीं बदली जा सकती। भारत का छात्र, हमारा युवा जाकर देख सके, जान सके कि 200 साल भारत में ऐसा क्या, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है इस तरह मुगल म्यूजियम था। इसी तरह शिवाजी म्यूजियम का है, महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में शिवाजी म्यूजियम है, पुणे में शिवाजी म्यूजियम है। क्योंकि शिवाजी एक इतिहास पुरुष हैं, उन्होंने इतिहास में जो किया है महान कार्य, उनका संकलन होना चाहिए। हमारे युवाओं को जानना चाहिए क्योंकि इतिहास एक आईना होता है, दर्पण होता है। उसको जानना हमारे युवाओं के लिए, भविष्य के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ, मैं फिर पुनः कहूँगा कि ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। इसकी प्रासंगिकता का वो के प्रति वो हमें लगता है सेंसिबल नहीं है। ज़बानों का अपना कोई मजहब नहीं होता, लेकिन बहुत सी ज़बानें गुज़रते अहद के साथ मजहब और मखसूस तबके के दायरों में सिमटी ज़रूर नज़र आती है। उर्दू ज़बान के साथ भी ये तल्ख हकीकत नज़र आती है। लेकिन एक वक्त था जब इस ज़बान की मकबूलियत और अहमियत का दायरा किसी एक फ़िरक़े तक महदूद नहीं था। पेशे मेरठ से ये ख़ास रिपोर्ट। तकसीम के वक्त पाकिस्तान के रावलपिंडी से हिजरत करके मेरठ पहुंचे अशोक शर्मा के वालिदैन अपनी मादरी जबान
उर्दू से इतनी मोहब्बत करते थे कि इसकी मिसाल उनकी दुकान के साइन बोर्ड पर आज भी नजर आती है। अशोक शर्मा के मुताबिक उनके वालिद की सख्त हिदायत थी कि दुकान का साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी लगाया जाए। अपने वालिद की उर्दू जबान से इसी मोहब्बत के तकाजे को महसूस करते हुए अशोक शर्मा ने इस रिवायत को जिंदा रखा है। हालांकि अशोक शर्मा उर्दू नहीं जानते, लेकिन अपने वालिद की इस मोहब्बत की कद्र करते हैं और जबान को किसी मखसूस तबके के दायरे में महदूद नजरिए से नहीं देखते। फादर हमारे पाकिस्तान से आए थे 47 के बंटवारे में, वो ही हमारे घर के अंदर उर्दू लिखते पढ़ते थे। बाकी हमें तो उर्दू के बारे में इतना ज्ञान है ही नहीं। यहाँ पर शुरू से उन्होंने अपना बैठते थे, वो पहले फर्म के मालिक ही थे वो, तो वो ही अपना उसका क्या नाम है तभी लिखवाते थे वो उर्दू इंग्लिश हिंदी तीनों लैंग्वेज। इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी मजहब से। दूसरी जानिब मुसलमानों से मंसूब करके देखी जाने वाली उर्दू जबान अपनी ही चाहने वालों के दरमियान अपनी पहचान खोती नजर आ रही है। मेरठ जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी का तबका उर्दू लिखने और पढ़ने से कासिर है। मुस्लिम कारोबारियों की दुकानों के साइन बोर्ड पर भी उर्दू नजर नहीं आती है। वहीं सरकारी महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले जियाउद्दीन सैफ के मुताबिक इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले शहर में एक भी दरख्वास्त उर्दू में मौसूल ना होना उर्दू के फिक्र और उर्दू वालों के लिए अफसोस का मुकाम है। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे के लोग बाग उर्दू जानने के बावजूद जो है उर्दू में एप्लीकेशन वगैरह बहुत कम ना के बराबर भेजते हैं, और इसी वजह से जो है बार बार इस बारे में क्वेश्चन उठते रहते हैं कि भाई उर्दू जो है वो ख़त्म हो रही है। कौम से इस बात की शिकायत है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा करें, समझे, और फ़रोग़ देने की कोशिश करें। बस यही हमारी इल्तिजा है लोगों से। हम अपनी कदरों से कटते जा रहे हैं। हमने अपने असलाफ और अपने जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने जो हमें कीमती सरमाया हमें दिया, हम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। देखिए, ये बात बिल्कुल दिलों से निकाल देनी चाहिए कि कोई एक फ़लाँ ज़बान बहुत अच्छी है, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अपनी ज़बान की हिफाजत ख़ुद करें और इसके फ़रोग़ के लिए हर वक्त तैयार रहें और कोशिश करते रहें, तो फिर कोई बात ऐसी नहीं है कि ये ज़बान तरक्की ना करे। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन उर्दू की ज़बो-हाली के लिए हुकूमत से ज्यादा वो लोग जिम्मेदार नजर आते हैं जिन पर उर्दू की आबियारी की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मुरादाबाद शहर का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल है, लेकिन शहर का अंदरूनी नज़ारा करने पर कहीं से इसके स्मार्ट होने का अंदाज़ा नहीं होता। अफसरान दफ्तरों में बैठकर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा तो करते हैं, पर हकीकत कुछ और है। हमारे नुमाइंदे ने शहर का जायजा लिया। सर, एक सड़क जहाँ पर जो गड्ढे हैं इसके कारण आम जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। ये ऑटो वाले इन्हें भी परेशानी हो रही है और हर व्यक्ति को यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ अगर प्रशासन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, ये प्रशासन का दायित्व बनता है कि जो गड्ढे यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें मरम्मत कराई जाए। और शहर के अंदरूनी हिस्से में ऐसे कोई भी सड़क जो नगर निगम के द्वारा बनाई या मेंटेन की जाती हैं उनकी स्थिति कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। बरसात में स्वाभाविक रूप से पानी से हमारी सड़कों को क्षति पहुंचती है, तो कुछ स्थान ऐसे अवश्य हैं जिन पर वर्षा ऋतु में सड़कों के किनारे कुछ गड्ढे हो गए हैं, और इनको हम जैसे ही हमारी वर्षा ऋतु समाप्त होगी हम एक युद्ध स्तर पर अभियान चला करके जो छोटी मोटी क्षतियां हमारी सड़कों को हुई है उनको भी ठीक कराएंगे। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है। 50 करोड़ के प्रोजेक्ट पास करके शहर का विकास कार्य किया जा रहा है। 225 करोड़ की योजनाएं अभी कागजों में हैं, लेकिन उसके बावजूद मुरादाबाद की सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं। मुरादाबाद के लोगों को दिन भर जब भी कहीं किसी ज़रूरी काम से जाना होता है तो इन जानलेवा गड्ढों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुरादाबाद नगर निगम जानबूझकर लापरवाही कर रहा है और मुरादाबाद की सड़कों में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को सही नहीं कर रहा है। चाहे मुरादाबाद की अंदरूनी सड़कें हों या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य मार्गों, सभी जगह गड्ढे हैं। अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जल्द ही मुरादाबाद
क्या और प्रदेश क्या सभी जगह सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद क्या इन गड्ढों को सही किया जाएगा या फिर ये हवाई दावे साबित होंगे। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। मुल्क की नई तालीमी पॉलिसी में एमफिल की अहमियत को ख़त्म करने के फैसले के बाद मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने भी अपने यहाँ एमफिल ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने सभी 19 मज़ामीन में एमफिल ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। एमफिल और एमए उर्दू के आज से शुरू हुई ऑफलाइन इम्तिहानात में एमफिल के आखिरी बैच के तलबा और तालिबात इम्तिहान में शामिल हुए। पीएचडी के लिए तैयारी करने वाले इन तालिबे इल्मों ने एमफिल की अहमियत का जिक्र करते हुए नई तालीमी पॉलिसी के तहत एमफिल कोर्स ख़त्म किए जाने के यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के फ़ैसले पर अफसोस का इजहार किया। तौर पर उर्दू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सी जगह पर एमफिल नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एमफिल उर्दू है और उर्दू के स्टूडेंट्स ज़्यादातर नहीं होते हैं, कम ही स्टूडेंट्स होते हैं और एमफिल के ज़रिए ही वो पीएचडी में एंट्रेंस कर पाते हैं। लेकिन जब एमफिल ही ख़त्म हो गया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही एमफिल था, वहाँ से ही इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो ये बहुत मायूसी है। एमफिल करने के बाद इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है, रिसर्च के तौर तरीके पता चल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें सामने ऐसी आ जाती हैं कि जिससे पीएचडी करना बहुत आसान है तालिब इल्मों के लिए। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि इस कोर्स को बंद ना किया जाए। इसका मुस्तकबिल में काफ़ी नुकसान होगा इस कोर्स को बंद होने से, तो इसलिए ये कोर्स तो चलता रहना चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि फिर वो पीएचडी में बहुत जल्दी पीएचडी मुकम्मल कर लिया। तो अब ये हो सकता है जो तालिब इल्म अब डायरेक्ट पीएचडी में आएंगे वो रिसर्च का पेपर अगर नहीं पढ़ कर आए हैं तो उन्हें उनके सामने दिक्कतें आती हैं। ये दिलचस्प बात है कि यूपी में एमफिल शुरू करने वाली मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी और एमफिल को ख़त्म करने का ऐलान करने वाली भी ये यूनिवर्सिटी यूपी की पहली यूनिवर्सिटी है। हालांकि ये नई तालीमी पॉलिसी के तहत ये फ़ैसला लिया गया है, लेकिन अगर बात करें एमफिल में जो मौज़ूआत जिन मज़ामीन पर रिसर्च होती थी या रिसर्च के लिए पीएचडी के लिए बच्चे तैयार होते थे, वो मौका अब नए तालिब इल्म को नहीं मिलेगा। इससे मायूसी तो है तालिब इल्म में, लेकिन एक उम्मीद भी है कि नई पॉलिसी के तहत शायद और बेहतर निज़ाम और तालीमी निज़ाम को बनाया जा सके। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रहे राजा महेंद्र प्रताप के ताल्लुक से एएमयू में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। राजा महेंद्र प्रताप ने आज से 90 साल कबल जो ज़मीन लीज पर एएमयू को दी थी उसकी मुद्दत 1 साल कबल पूरी हो गई है। वहीं ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी पर ज़मीन वापस करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। एएमयू के तर्जुमान उमर सलीम पीरज़ादा ने बताया कि एएमयू में गुज़श्ता रोज़ हुई एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एएमयू के सिटी हाई स्कूल का नाम रखने की तजवीज़ पेश की गई, जिस पर गौर व के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई। उनका कहना है कि हम सदी साल मना रहे हैं, ऐसे में हम अपने अजीम तलबा कदीम को भी याद कर रहे हैं। गौरतलब है कि एएमयू का सिटी हाई स्कूल जिस ज़मीन पर कायम है वो राजा महेंद्र प्रताप ने एएमयू को 90 साल के लिए लीज पर दी थी। अब ज़मीन वापस करने की बात सामने आने पर इंतज़ामिया में बेचैनी साफ नज़र आ रही है। महान पुरुष और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनस राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई ज़मीन जो सिटी स्कूल है उसके सिलसिले में एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फ़ैसला लिया है कि एक कमेटी फॉर्म हो जिसके कि जो भी चीज़ें हमारी इसमें आ रही है इससे रिलेटेड तो उसको रिज़ॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। इसमें इंक्लूडेड है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे ही रखा जाए। जैसे आपको मालूम सेंटेनरी सेलिब्रेशन चल रहा है और हम लोग जो लोग भी कंट्रीब्यूटर हैं, जो मदरसातुल उलूम से एमए कॉलेज बना, फिर यूनिवर्सिटी का पूरा सफ़र हुआ, 100 सालाना हम लोग ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें जिन लोगों को कंट्रीब्यूशन है हम उन सबको याद कर रहे हैं और उसी सिलसिले में एक ये पहल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस ने कोरोना वबा के दौर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एएमयू में तलबा के लिए हुए ऑनलाइन जॉब फेयर में तकरीबन 24 आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां आई। जॉब फेयर में 600 के करीब तलबा शरीक हुए और 180 तलबा तालिबात को मुलाजमतें मिली हैं। तलबा को 10 लाख रुपए सालाना तक के सैलरी हासिल हुई है। एएमयू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस की इस कामयाबी पर मसरत का इजहार किया जा रहा है।
वहीं जो तलबा मुंतखब हुए हैं वो अपने असातिज़ा के साथ TPO का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खुशी का इजहार किया गया। पहली बार AMU के अंदर ऑनलाइन जॉब फेयर हमने इनिशिएटिव लिया, और ख़ास तौर से इस क्राइसिस के अंदर जहाँ पे लॉकडाउन है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बंद है और कंपनीज़ में भी ज़्यादातर आपको पता ही है कितना क्राइसिस है, इसके बावजूद भी हमने ये इनिशिएटिव लिया और जिसमें तकरीबन 24 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन मोड में, और 180 करीब 600 स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर बच्चे अपने होम टाउन्स में हैं और IT टेक्नोलॉजी की बहुत दिक्कत है, उसके बावजूद भी 600 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 180 ऑफ़र्स यहाँ पर फाइनली हुए हैं, जिसमें इंटर्नशिप्स भी हैं, जॉब ऑफ़र्स भी हैं, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है फ़िलहाल, लेकिन और अलग अलग कोर्सेज के प्लेसमेंट्स हुए हैं, जिसमें मैनेजमेंट है, जिसमें कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है। मेरा प्लेसमेंट बायजूस में हुआ है AMU के TPO के थ्रू। उन्होंने ऑनलाइन पैंडमिक चल रहा था तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअली Recruify फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आई थी, तो उसमें हम लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे। तो ये जो जॉब था हमारा बायजूस का, इसमें 3-4 इंटरव्यूज़ हुए थे, क्योंकि इसमें जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, क्योंकि ये एक बेसिकली सेल्स जॉब है, तो जब तक आप कन्विंसिंग पावर नहीं रखेंगे तब तक आपका हो नहीं पाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट जॉब है, ऊपर से मेरा पैकेज 10 लाख पर एनम है। हेक्साव्यू टेक्नोलॉजी में हमारा प्लेसमेंट हुआ था, जो अभी ऑनलाइन ड्राइव चली थी Recruify, उसके थ्रू 6 लाख का पैकेज है। बहुत खुश हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हैं TPO के और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के कि ऐसे दौर में उन्होंने ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये मौका दिया, जहां हमने ऑनलाइन बैठ के हमारी ये जॉब लगी अच्छी, जो इस दौर में जब जॉब की बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।